राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का। मैंने आपसे बोला था कि मैं कुछ अनाउंस करूंगा, कुछ लेके आऊंगा आपके लिए, और मैंने इस चैनल पे हमने शुरू कर दिया, हमारी टीम ने डाउट फ्री क्लासेस पे आपके लिए हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, सॉरी पॉलिटी की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं हिंदी में। ठीक है, पॉलिटी एक वीडियो डाल दी गई है, अब पॉलिटी कंटिन्यू रहेगी, रोज वीडियोस आएंगे उसके एक एक, देखते जाइए, पढ़ते जाइए, जुड़े रहिए। और मैंने 9th क्लास शुरू करी थी, हाँ, पॉलिटी के लिए टेलीग्राम चैनल भी बना देंगे जिसके ऊपर आपका जो कंटेंट बनेगा, जो क्लासेस होंगी उनके नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, हम 9th क्लास जो शुरू कर चुके थे, हमने सेल चैप्टर शुरू करा था, जो हमारा 5th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, वो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। 9th क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 9th क्लास का जो रिलेशन है वो सीधा 11th से है। 9th क्लास की जितनी भी चीजें हैं ना, जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका 11th का बेस 9th में तैयार होता है। मैक्सिमम चीजें 9th की जाके 11th में खुलती हैं, और 9th और 11th दोनों 10th और 12th के बेस हैं। 9th और 11th को हम समझते हैं, तब जाके हमें 10th और 12th समझ आती है तरीके से। अब 9th में हम बात करें, सबसे पहले हमने बात करी थी कि सेल होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल होती क्या है। सबसे पहले सबसे छोटी चीज के बारे में पता होना चाहिए, कुछ फैक्चुअल डाटा थे जो मैंने आपको बता दिए थे। फैक्चुअल डाटा के बाद में हम बात करते हैं सेल के जो पार्ट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म, इनके बारे में बता दिया था। बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। सेल ऑर्गेनल्स की अगर बात करें तो सेल के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेपरेट अलग अलग सेल और ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, सब अपना अपना काम प्रॉपरली करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल। जैसे सेल है, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ है, तो मेम्ब्रेन बन कैसे रही है, ठीक है, और वो बनने में हेल्प कौन कर रहा है, तो वो हो गया ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मैं भी सारे नाम बताऊंगा, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनेगा, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है प्रोटीन और लिपिड्स की। ठीक है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की। अब प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, वो कहां बन रहे हैं, वो बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, अब वो बना तो दिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, लेकिन उनकी पैकेजिंग का काम कौन करेगा, पैकेजिंग और डिस्पैच का काम कौन करेगा, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है, उनकी पैकेजिंग का और डिस्पैच का काम है। अब पैकेजिंग हो गई, डिस्पैच हो गया, इसके बाद में एक चीज इससे बनती है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम है, जो भी फॉरेन वायरस जो भी होते हैं ना, बाहर की जो भी क्या बोलूं मैं, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी इंफेक्शन जो हमारे अंदर हो रहे हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, सेल को क्लीन करने का काम कौन करेगा, सेल को क्लीन करने का काम करेगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में ये सारे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज ही। ठीक है, अब देखो 3 चीजें मैंने आपको बताई, अब ये 3 चीजें हो गई, इसके बाद में हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी बनाता है, पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। ओके, अब ये 4 चीजें जो है ना, ये चारों हैं ह्यूमन में, ह्यूमन सेल में भी है ये। ठीक है, ह्यूमन सेल में भी ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इन 4 के अलावा 2 चीजें और हैं जो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसके अंदर एक तो आ गया प्लास्टिड, और ठीक है, प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब होते हैं, ये किस में होते हैं, प्लांट्स में। हाँ, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो एनिमल्स में भी होता है, लेकिन एनिमल्स में कम होता है, प्लांट्स में ज्यादा होता है। वैक्यूल्स। ठीक है, ये 6 चीजें मैंने आपको बताई।
जो किसमें प्रेजेंट होती हैं, सेल ऑर्गेनेल इनको बोलते हैं हम, ठीक है। सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारी सेपरेट होती है, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल से। डायग्राम आपके सामने बना देता हूं। ये हमारे पास में सेल है जिसके बारे में हमने मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कल मैंने आपको बता दिया था सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। अब ये बनी हुई किससे होती है, न्यूक्लियस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे एक के ऊपर ठीक है, ये ऐसे छोड़ के दो, ये ऐसे समझ के चलो। ये ऐसे इसलिए बनाया मैंने, डायग्राम ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा इसलिए बनाया मैंने जिससे आप इजीली समझ पाओ। अब देखो ये सेल है, ठीक है, सेल है। सेल के अंदर ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ईआर हो गया, ठीक है। मैं इनको हटा रहा हूं इन चार को, फिर आपको समझाना शुरू करता हूं ईआर के बारे में। अब देखो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ईआर की अगर बात करें तो ये सबसे पहले टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है एसईआर और एक होती है आरईआर। देखो सेल की जो स्ट्रक्चर होती है ना, सेल की स्ट्रक्चर कौन बनाता है, सेल की स्ट्रक्चर बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की स्ट्रक्चर बनाता है और सेल के अंदर जो प्रोटीन्स और वो होते हैं ना, लिपिड होते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा, उनका ट्रांसपोर्ट का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम क्या है, प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा और सेल की स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा, ठीक है। टू टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और एक होती है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्मूथ में और इसमें रफ में। देखो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया, एक डायग्राम में मैंने ये बनाया है, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक पे मैंने कुछ नहीं बनाया, वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमें जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो दिखती है स्मूथ चिकनी, ठीक है, और एक दिखती है रफ खुरदरी दिखती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रफ वाली होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स जब होते हैं ना तो वो हमें दिखती है खुरदरी। कैसी दिखती है, खुरदरी दिखती है, ठीक है, रफ दिखती है। और जिसपे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट, ठीक है, रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ में क्या होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट। एब्सेंट होते हैं, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना, स्मूथ और रफ में। जिसपे अब एक बात बताओ, ये मार्कर है, सपोज करो ये मार्कर है, ये भी एकदम चिकना है, इसके ऊपर अगर हम थोड़ी बहुत मिट्टी डाल देंगे तो फिर इसके बाद अगर इस पे हाथ रब करेंगे तो हमें खुरदरा लगेगा ना, रफ लगेगा ना। तो वही चीज है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं तो वो हमें खुरदरी लगती है, ठीक है, रफ लगती है, ठीक। और स्मूथ में क्या होगा, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। अब दोनों का काम क्या है, जो रफ होती है ना वो प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ क्या करेगी, लिपिड या फिर फैट सिंथेसिस। एससीआर क्या कर रही है, फैट सिंथेसिस, और आरईआर क्या कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस जब करती है ना तो प्रोटीन और फैट से क्या बन रही है, सेल मेम्ब्रेन बन रही है,
ठीक है, इसके बारे में मैंने शुरू करते ही बता दिया। सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किससे होता है? प्रोटीन और लिपिड से। और वो उनका सिंथेसिस कौन कर रहे हैं? ईआर कर रही है, दोनों कर रहे हैं ना, एक प्रोटीन कर रही है, एक लिपिड कर रही है। तो इनडायरेक्टली हम बोले तो सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्ट्रक्चर कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां तक की बात क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखते हैं ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये कुछ मात्रा में ही सेल में काम आते हैं, बाकी इनसे एंजाइम्स वगैरह भी इनसे ही बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में प्रोटीन बन गए, प्रोटीन बनने के बाद में लिपिड बन गए। अब ये फैले हुए थोड़ी रहेंगे कि बना दिए और फैले हुए ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, ऐसा थोड़ी होगा। इनको एक जगह पैक चाहिए ना, खाना बन गया, खाना ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे मान लो जोमेटो से खाना ऑर्डर करा आपने, स्विगी से ऑर्डर करा, तो क्या करेंगे? खाना बना के ऐसे ही थोड़ी भेज देंगे, उसको पैक करेंगे, पैक करके तरीके से भेजेंगे जिससे आपको यूज में है। तो क्या होगा, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसाइज कर दिया। सिंथेसाइज करते ही क्या होगा? गोल्जी एपैरेटस आ गए। अब बात करते हैं गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, गोल्जी एपैरेटस आया। अब इसने क्या करा? जो प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसाइज इसने करा था, प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है, उसका गोल्जी एपैरेटस ने क्या करा? पैकेजिंग करी और डिस्पैच। डिस्पैच करा और उसके पैकेट में उसको पैक करा और डिस्पैच कर दिया। जहां जहां जरूरत है वहां वहां चला जाएगा। और भेजेगा कौन? किसके थ्रू जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ईआर करेगा। तो पैकेजिंग का काम और डिस्पैच का काम किसने करा? गोल्जी एपैरेटस ने। और उसको ले जाने का काम किसने करा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। इसके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसको डिस्कवर किसने करा था? कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और उनके नाम पर ही, उनका नाम जो लास्ट में गोल्जी है ना, उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा गोल्जी एपैरेटस। अब हमारी सेल के अंदर हम इसको देखते हैं। हमारी सेल हमने जो बनाई थी, इसके अंदर ये तो हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ठीक है, गोल्जी एपैरेटस। और इससे क्या निकलते हैं? ये पैकेट बन के निकलते हैं और फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल की हम बात करें तो वो होता है अपना, इधर दिख रहा है, यहां समझा देता हूं, चलो हटा ही देता हूं। समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, कोई भी डाउट है ना, पूछ लेना बेहिचक, कोई टेंशन नहीं है। हम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, आराम से समझते हुए चलेंगे। प्रेशर कुछ भी नहीं है, पूरा साल अपने सामने है। 9th को बहुत तरीके से पढ़ना है। 9th बेसिक है, मैं बता रहा हूँ, साइंस का बेसिक 9th से शुरू होता है। 9th में जाके फिर 10th का जो बेस बनता है ना, 9th से ही बनता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना। अब देखो हम बात करते हैं, हमने गोल्जी एपैरेटस देख लिया। गोल्जी एपैरेटस के बाद में प्रोटीन और लिपिड्स बन गए। ठीक है, बनने के बाद मतलब पैकेट बन गए उनके। अब पैकेट बनने में एक पैकेट और बनता है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम भाई साहब अब ये बने हुए सेल में ही है। ठीक है, क्यों? किसने सिंथेसाइज करा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इनका सिंथेसाइज करा। इनकी पैकेजिंग किसने करी? गोल्जी एपैरेटस ने। लेकिन ये सेल को ही कभी कभी खत्म कर देते हैं। क्यों? इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसमें होते हैं? लाइसोसोम में। जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं? सेल की क्लीनिंग का काम करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है ना सेल में, जो काम की नहीं होती, जो हार्मफुल होती है, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना इन्हीं का काम होता है। सेल के अंदर जो भी आया, अगर वो काम का नहीं है तो ये उससे रिएक्ट करेंगे और उसको डाइजेस्ट कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर ये फट जाती है। ये जो बैग होता है फट जाता है, और बैग जैसे ही फटता है
तो इस ये पूरी सेल को ही खत्म कर देता है, जो डिस्टर्ब सेल होती है उस पूरी सेल को ही खत्म कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको सेल के अंदर जैसे ही जाते हैं उनको ये खत्म कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, और जो हार्मफुल टॉक्सिक जो भी चीजें होती हैं सेल के लिए उनको भी ये डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सेल डिस्टर्ब जब होती है, सेल के अंदर कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे क्या होता है, ये बैग फट जाते हैं, और फटते ही इनके डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं बाहर, और बाहर आते क्या होगा, पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाएगी, पूरी सेल खत्म हो जाएगी, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, सेल खुद को ही खत्म कर लेती है इस बैग को तोड़ के। अब लाइसोसोम तक हमने बात कर ली, अब बात करते हैं, सारी चीजें हो रही है तो एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, चलो मैं आपको बताता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में उससे बना ग्लूकोज, ग्लूकोज बनने के बाद ये हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, यहाँ हमारे लिए नहीं है लेकिन आप नए सीख रहे हो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ, एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज आता है सेल के पास, सेल के पास आएगा, सेल के पास जैसे आएगा माइटोकॉन्ड्रिया उससे क्या बनाएगा, एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी हमारे यूज में आएगी, जो भी हम काम करेंगे उसके लिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बनती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो किसकी फॉर्म में होती है, किस यूनिट में होती है, वो होती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एनर्जी कैसे बनी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या है, ये करेंसी है किसकी, एनर्जी की करेंसी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी में एनर्जी की करेंसी क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके अंदर एक चीज हो रहा है, ये समझ लेना, आप इसको लिखना चाहो तो लिखना, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना, इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन 10th क्लास में इंपॉर्टेंट है, यहीं से निकलता है, 10th में बता नहीं रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया, यहां पे जाके जो ऑक्सीजन जाएगी वो भी इधर ही जाएगी, ग्लूकोज जाएगा वो भी इधर ही जाएगा, फिर जाके एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, मैं स्टार लगा देता हूं, 10th वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9th वाले अगर इसको पढ़ना चाहें तो 10th में काम आएगा, क्योंकि 10th के अंदर ये चीज दे नहीं रखी, क्योंकि 9th से लिंक है। ठीक है, यूनिट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ये लाइसोसोम हो गए, ये लाइसोसोम हो गए। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तो ये होता है, इसमें डबल लेयर होते हैं। ठीक है, डबल लेयर होती है। दूसरा, इसके अंदर खुद का अपना खुद का इसके अंदर डीएनए होता है, किसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट डाल लेना। ठीक है, इसके अंदर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, और राइबोसोम भी। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसीलिए कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज का काम भी खुद से कर लेता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज का काम भी खुद से क्यों कर लेता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, और साथ ही साथ मैंने एक चीज और बताई, डबल लेयर होता है, मतलब 2 सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, 2 मेम्ब्रेन होती है इसमें, जो बाहर वाली होती है उसमें पोर्स होते हैं, इसलिए
जो चीजें एक्सचेंज होती है उन पोर्स से होती है, और जो अंदर वाली होती है फोल्डेड होती है। अब फोल्डेड क्यों होती है? सपोज करो इधर देखो, ये ऐसे है, ठीक है। अब इतना एरिया इसने लिया और ये ऐसे सीधी है, इसने भी इतना एरिया लिया। अब भाई एक बात बताओ, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? इसका। क्यों? अगर आप इसके फोल्ड अगर खोलोगे तो इतना चला जाएगा, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, इसलिए फोल्डेड होते हैं, जिससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। जो एनर्जी बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होती है वो ज्यादा हो सके, ज्यादा सरफेस एरिया उसको मिल सके, ठीक है, इसलिए फोल्डेड होती है। इस पे F1 कण होते हैं, ठीक है, डबल लेयर्ड होती है, अंदर वाली फोल्डेड होती है, बाहर वाली में पोर्स होते हैं, खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी। अब इसके बाद जो हमारे दो बचते हैं ना, दोनों प्लांट सेल्स हैं, प्लास्टिड, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और ये वैक्यूल्स, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। प्लास्टिड का बस इतना है, प्लास्टिड के अंदर तीन होते हैं, होते तो दो ही हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है ना, ग्रीन कलर का जो होता है, जो हरे रंग का वर्णक जो होता है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। बाकी आता क्रोमोप्लास्ट नहीं है। एनसीईआरटी में भी दो ही दे रखे हैं, कभी तीन नहीं पढ़ने हैं, एग्जाम में भी तीन नहीं करने हैं, दो ही करने हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट का ही पार्ट है। अब एक कलरफुल होता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें कोई कलर नहीं होते। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि हमको ज्यादा वीडियो लंबी बनानी है नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।